This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप सब लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है कि नहीं, उसका एटम्स के बारे में? रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा हुआ आपने कि नहीं? याद आपको कुछ कि नहीं? हेलो सर सही में याद नहीं, एक साल से ज्यादा हो गया इस चीज को पढ़े। अच्छा चलें ठीक है। आप लोग ये चीज देखो कि ना, वो एक छोटे से लतीफे से बात शुरू करते हैं। वो एक बंदा था ना, वो जंगल में गया तो उसने ना एक फायर किया, ऐसे रैंडमली फायर कर दिया, तो आगे से कोई एक इंसानी चीख सुनाई दी उसको। तो इस बात से ये बात तो कंफर्म होगी ना कि उसने कोई बंदा मार दिया था। क्योंकि वो उसने फायर किया, आगे से चीख किया, आवाज आई, तो बंदा पता चला जी कि उसने वो बंदा मार दिया। उसने अपने नौकर से कहा जाओ तो सही देखो हमने कौन सा जानवर शिकार किया। नौकर गया, वापस आया, उसने कहा सर वो अपना नाम अब्दुल हमीद बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि उसके फायर से उसको कम से कम ये बात कंफर्म होगी कि सामने कोई बंदा था वहां। अब ये चीज देखिए बेटा, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखना हो ना, किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखना हो तो फिजिसिस्ट या एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट क्या करते थे, उसके ऊपर रेडिएशन फायर करते थे। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखना हो तो उसके ऊपर रेडिएशन फायर करते थे। वो रेडिएशंस या तो उससे रिफ्लेक्ट होती थी या उसके अंदर पेनिट्रेट करके आगे कहीं जाती थी, और वो उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह लगाई होती थी, डिटेक्टर लगाए होते थे, और उसके जो स्कैटरिंग पैटर्न होता था उस रेडिएशन का स्कैटरिंग पैटर्न, उस रेडिएशन के स्कैटरिंग पैटर्न से उन्हें पता चलता था कि जनाब इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है। ये बात आपको समझ में आई है जो मैंने कहने की कोशिश की कि बेटा ये कोई रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उससे पहले ये बड़ा रवाज था। यानी आप समझे कि ये कॉमन प्रैक्टिस थी कि जिस चीज का स्ट्रक्चर देखना है, जिस चीज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में मालूमात लेनी है, आप उस पर कोई रेडिएशंस फायर करें। ये रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये रेडिएशंस बीटा पार्टिकल्स भी हो सकती हैं, ये रेडिएशंस गैमा रेज भी हो सकती हैं, ये रेडिएशंस एक्स रेज भी हो सकती हैं, ये रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेज भी हो सकती हैं। ये रेडिएशंस या तो उससे रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी, या उसके अंदर के किसी पोर्शन से रिफ्लेक्ट करेंगी, या आगे से निकल कर कहीं और चली जाएंगी, या डिफ्लेक्ट होंगी। आप आगे उन रेडिएशंस के डिटेक्टर लगा दें, फोटोग्राफिक फिल्म लगा दें, और उनके डिफ्लेक्टिंग पैटर्न को जरा गौर से देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिस चीज के ऊपर आपने रेडिएशन फायर की है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसे कहते हैं स्कैटरिंग सीज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्कैटरिंग सीज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये मेरा सेंटेंस नहीं है, ये फिजिसिस्ट का सेंटेंस है। क्या मतलब है इसका? कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर रेडिएशन फायर करो और उस रेडिएशन का स्कैटरिंग पैटर्न देखो। उस रेडिएशन का स्कैटरिंग पैटर्न तुम्हें उस चीज के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में नॉलेज देगा। इसे कहते हैं स्कैटरिंग सीज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मुझे बताएं यहां तक ठीक है? इसमें कोई इशू तो नहीं है? हेलो नो सर। ठीक है यहां तक। अच्छा अब आप सुने बेटा, जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो रदरफोर्ड के पास एक रेडियोएक्टिव सोर्स था। उसको ज़ाहिर है रेडियोएक्टिव सोर्स को लेड कंटेनर में रखा जाता है, तो वो रेडियोएक्टिव सोर्स था, ये उसमें ये लेड कंटेनर है उसका, ठीक है कि नहीं? अब उस रेडियोएक्टिव सोर्स से अगर कोई रेडिएशन इस तरफ या इस तरफ कहीं निकलती थी तो वो तो ब्लॉक हो जाती थी, लेड उसको ब्लॉक कर देता था, और उधर से ही कोई रेडिएशन इस डायरेक्शन में निकलती थी तो वो सामने आ जाती थी। और अगर आपने इधर यहाँ लेड कवर रखा हुआ है, उसके ऊपर लेड का ही लेड ही रखा हुआ है, तो आप वो रेडिएशन वहां से भी नहीं निकल सकती थी। तो उसके पास, रदरफोर्ड के पास, एक अल्फा पार्टिकल एमिटिंग सोर्स था जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता था और स्लोली एमिट करता था। अल्फा पार्टिकल यानी एक एमिट किया, फिर उसके 15 सेकंड के बाद दूसरा एमिट किया, फिर उसके 6-10 सेकंड के बाद तीसरा एमिट किया। इस तरह नहीं, स्लोली वो एमिट करता था। इस तरह से एमिट करता था कि अगर कोई उसे काउंट करना चाहे तो
किसी भी तरीके से काउंट कर सकता है, अगर पता चल जाए कि एक अल्फा पार्टिकल अभी निकला है या अल्फा पार्टिकल की कोई डिटेक्शन का मैकेनिज्म, ये उसके पास था। और उस वक्त के जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड थे वो अल्फा पार्टिकल को स्लाइटली ही बेंड करते थे, यानी वो जो अल्फा पार्टिकल थे, जो रदरफोर्ड के पास रेडिएटिव सोर्स था उसमें से जो अल्फा पार्टिकल निकलते थे, उनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जो उस वक्त अवेलेबल थे वो स्लाइटली ही बेंड कर सकते थे। इसका मतलब है वो अल्फा पार्टिकल उस वक्त के फास्टेस्ट अल्फा पार्टिकल्स अवेलेबल थे। अब आप सुने, उस वक्त एटम के बारे में एक पर्सपेक्टिव ये था कि एटम शायद ऐसा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज है और यूं एक मिक्सचर सा बना हुआ है, और उसको वो कहते थे प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल या रस मलाई मॉडल कह लें, आप क्या कह लें, रस मलाई मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। वो आपको पता है ना, आपने रस मलाई देखी हुई है, उसमें आपको पता है वो होते हैं गोल गोल, जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्या होते हैं यार, जो बड़े मजेदार होते हैं खाने में, और साथ फिर मलाई होती है ना जी, इस तरह से स्ट्रक्चर्स की आप वो जो एक तरह की लाइक बॉल्स तरह की होती हैं। हाँ। मतलब जो सर आपकी आवाज लैग कर रही है। हेलो सही हेलो? आ रही है सर, सही आ रही है। अच्छा, सर जी जी मैं सुन रहा, मैं असल में वो देख रहा था कि मैं फिर अगर डाटा ऑन कर लेता हूँ, फोन के डाटे से काम चला लेता हूँ। सर आ तो सही रही है आवाज, शायद सर आवाज आ रही है। अच्छा तानिया एक काम करो, आप अपना इंटरनेट का चेक कर लो। अच्छा, चलें ठीक है, सही है। अब ये चीज देखें कि प्लम पुडिंग मॉडल था, ये एटम के बारे में ये तस्वर था जनाब, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा जी, ये प्लम पुडिंग मॉडल ये था, और एक पर्सपेक्टिव ये था कि सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द रोटेट करते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट था। और एक बड़ा अनपॉपुलर कॉन्सेप्ट था कि शायद नेगेटिव चार्ज सेंटर में है और पॉजिटिव चार्ज उसके गिर्द रोटेट करता है। आप ये कहेंगे सर ये क्या बात हुई कि कोई चार्ज किसी के गिर्द रोटेट करे, या ऐसे ये क्यों नहीं हो सकता कि वो ऐसा कोई एटम के बारे में कॉन्सेप्ट लेते कि पॉजिटिव चार्ज इधर पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज इधर पड़ा हुआ है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम में सिर्फ पड़े हुए होते ना, रुके हुए पड़े होते, तो ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेते और फिर ये मिक्स हो जाते। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि ये खाली पड़े हुए। आप देखें सन है ना, सन प्लेनेट अर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। द ओनली वे अर्थ कैन प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग इनटू द बर्निंग सन इज टू रोटेट अराउंड सन। अगर प्लेनेट अर्थ अपनी रोटेशन एक लम्हे के लिए भी छोड़ दे तो सीधी बर्निंग सन में जा गिरेगी, सीधी किस में जा गिरेगी, बर्निंग सन में। तो इसका मतलब है कि थिंग्स कैन स्टे सेपरेटेड if one thing is rotating around the other. That's the only way they can stay separated. It's not the case कि एक एटम के कोने में पॉजिटिव चार्ज पड़ा और एटम के दूसरे कोने में नेगेटिव चार्ज पड़ा हो। वो लाजमी बात है कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इनमें से बेटा सबसे पॉपुलर मॉडल जो था ना एटम्स का, ये मॉडल, इसे कहते हैं जे थॉमसन मॉडल, ठीक है कि नहीं? अब आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा मॉडल वैसे एटम का करेक्ट है? हेलो, कौन सा मॉडल एटम का करेक्ट है? क्या आप सोच रहे हैं कि दरमियान वाला? हेलो, अगर आप सोच रहे हैं कि दरमियान वाला तो आप भी गलत है, क्योंकि एक्चुअल जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था उसने तीनों मॉडल रिजेक्ट किए थे। भला क्यों, वो भी मैं बताता हूं। ये देखें, सबसे पहली बात ये है कि ये उन्होंने गोल्ड आपको पता ना, गोल्ड 179 है, तो गोल्ड की शीट एक ली और उसको हथौड़े मार मार के पतला किया, फॉयल बना दी। कितना पतला किया, इतना पतला किया, मीटर या 0.001 मिलीमीटर। उनका टारगेट क्या था? वो चाह रहे थे कि उसको ना 1 एटम थिक बनाए। क्या बनाए? 1 एटम थिक, ये उनका दिल था। लेकिन अब ज़ाहिर है 1 एटम थिक का स्टैंडर्ड तो वो अचीव नहीं कर सके, तो उसके नियरेस्ट वो कर सके वो फ्यू एटम्स थिक तक चले गए। यानी उन्होंने गोल्ड फॉयल को इतना हथौड़े मारे
गोल्ड ही को क्यों चुना? क्यों? दो वजूहात से, तो दो वजूहात से कि गोल्ड मेलेबल था, ठीक है ना, मेलेबल था, बीटन इनटू शीट था। और दूसरी बात ये थी कि गोल्ड जो था वो था, उसका प्रोटॉन न्यूक्लियन नंबर बड़ा होता है ना, 179 है, तो उसकी उसी थिकनेस में, उसी थिकनेस के अंदर गोल्ड के फ्यू एटम्स आते। अगर वो एल्युमिनियम के साथ एक्सपेरिमेंट करते तो उसी थिकनेस में एल्युमिनियम के एटम्स ने बहुत ज्यादा आना था, इसलिए उन्होंने गोल्ड चुना। ठीक है जी, बहरहाल खैर ये गोल्ड की फॉइल बना ली उन्होंने, ठीक है। अब ये गोल्ड की फॉइल बना ली, यहां पर उसने रखा लेड कंटेनर, ये लेड कंटेनर था। लेड कंटेनर के अंदर वो रेडियो एक्टिव सोर्स पड़ा हुआ था जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता था और स्लोली एमिट करता था, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म उन्होंने ली बेटा, और फोटोग्राफिक फिल्म यहां से यहां तक फोटोग्राफिक फिल्म लगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट पहले इस तरह किया था, पहले ये किया था, पहले ये एक्सपेरिमेंट यूं हुआ था, फोटोग्राफिक फिल्म यहां तक थी, ठीक है कि नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट चलता रहा था 2 दिन 2 रातें, यानी 48 आवर्स ये एक्सपेरिमेंट चला था। उस दौरान ये एक्सपेरिमेंट जो था एक्चुअली गाइगर एंड मार्सडन का पीएचडी थीसिस था, यानी अगर ये प्रूव हो जाता तो इसके नतीजे में गाइगर और मार्सडन को पीएचडी की डिग्री मिलनी थी। जब आप पीएचडी करते हैं तो आप रदरफोर्ड, वो किसी एक पीएचडी आपका इंचार्ज बंदा होता है, आपका कोई टीचर होता है, सुपरवाइजर, तो रदरफोर्ड उनका सुपरवाइजर था। तो वो 48 घंटे जागे और चाय कॉफी पी पी कर उन्हें अपने आप को जगाया हुआ था। और उस दौरान वो जिस जगह पर उनका अपरेटस पड़ा हुआ था उसके टेबल के गिर्द वो तीनों बैठे हुए थे। और रदरफोर्ड जो था ना, वो लतीफा सुनाता था, फिर जोर जोर से हिलता था तो पूरा टेबल हिलता था। तो गाइगर एंड मार्सडन उसको दौरान एक्सपेरिमेंट बार बार रिक्वेस्ट करते कि सर आप बहुत जोर से कहका लगाते हैं और आप बहुत जोर से हंसते हैं और पूरा टेबल हिलाते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। मगर वो बार रदरफोर्ड उनकी बात नहीं सुन रहा था, टीचर होने का फायदा उठा रहा था। तो जनाब यहाँ पर वैक्यूम था, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया गया, फिर उनको ना कोई सही मजे की रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर दोबारा 1-2 दिन छोड़ के दोबारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और 48 घंटे जागे, मगर इस दफा उन्होंने ये किया कि जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उसको उठाकर यहां तक लगा दिया, ये फोटोग्राफिक फिल्म इधर तक लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म के साथ एक छोटा सा लाउड स्पीकर कनेक्ट कर दी, ठीक है कि नहीं। ये अब इस लाउड स्पीकर के साथ इशू ये था कि इस फोटोग्राफिक फिल्म को किसी भी जगह कोई अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल हिट करता था ना किसी भी जगह, तो ये लाउड स्पीकर क्लिक करता था, हल्की सी आवाज निकालता था क्लिक की, जिसे वो गिन लेते थे, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, अब जब ये फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप हुई, ये देखें, तो यहां से रेडिएशन यूं गई, ये इस जगह को उन्होंने डिक्लेयर किया 0 डिग्री, और इस जगह को उन्होंने डिक्लेयर किया 45 डिग्री, इस जगह को उन्होंने डिक्लेयर किया 90 डिग्री, इस जगह को उन्होंने डिक्लेयर किया 135 डिग्री। ये चीज उनकी होगी जी -45 डिग्री, -90 डिग्री। और जनाब 2 दिन दफा ये 2 दिन एक्सपेरिमेंट होता रहा, 2 दिन 2 रातें, और फिर रिजल्ट्स को दोबारा अगले दिन 2 दिन 2 रातें फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट हुआ। वी विल डिस्कस द सेकंड एक्सपेरिमेंट जो दोबारा हुआ था। और यहां पर बीच में वैक्यूम था। वैक्यूम किस लिए था? कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं वो ना हो, कहीं ब्लॉक ना हो जाए, एयर के एटमों से रुक ना जाए रास्ते, क्योंकि हवा में अल्फा पार्टिकल्स आपको तो रुक जाते हैं 5 to 10 सेंटीमीटर। जब जनाब फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप की गई 2 दिन 2 रातों के एक्सपेरिमेंट के बाद, तो उन्होंने देखा कि मेजॉरिटी कंसंट्रेशन यहां आ रही थी, इस जगह पर जहां 0 का एंगल है। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स सीधे गए थे और वो गोल्ड फाइल को क्रॉस कर गए थे, ठीक है। उन्होंने इसको देख लिया, कुछ डिफ्लेक्शंस इस तरफ हुई थी, कुछ इस तरफ हुई थी, कुछ यहाँ भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, इस तरफ 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 भी थी। लेकिन रदरफोर्ड को इस तरफ इस डिफ्लेक्शन पे हैरानी हुई जो यहाँ थी, इस इलाके में। ये ऑलमोस्ट वो थे कि जो बाउंस बैक होके आ गए, यानी अल्फा पार्टिकल बाउंस। अब नोट करें, ये वो अल्फा पार्टिकल है जो उस दौर के स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड से स्लाइटली बेंड होता था, फास्टेस्ट अल्फा पार्टिकल्स थे। इन सारों को देखकर रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए।
तो कंक्लूजन्स क्या थे और ऑब्जर्वेशंस क्या थे? उसने पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, ठीक है। हमने मान लिया कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट हो गए। उसने कहा कि ये वेंट स्ट्रेट तभी मुमकिन है कि ये पहला ऑब्जर्वेशन थी और इसका पहला कंक्लूजन ये था कि एटम एज अ होल इज एम्प्टी। एटम ज्यादातर खाली है और कुछ इस तरह का एटम, ठीक है कि नहीं, इस तरह का एटम है और उसमें काफी खाली जगह है और इसीलिए अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से जो दूर दूर अल्फा पार्टिकल्स थे वो यहां से सीधे निकल गए और यूं यूं निकल गए हैं सीधे। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो सीधे चले गए। तो एटम एज अ होल इज एम्प्टी, ये कंक्लूजन, एक कंक्लूजन हो गया, ठीक है। दूसरा ये था कि उन्होंने कहा जी कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आए हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स जो यूं यूं बाउंस बैक हुए हैं, ये बाउंस बैक क्यों हुए? उन्होंने कहा जी कि ये बाउंस बैक पूछे कब हो सकते हैं? दो बातें हों तो बाउंस बैक होते हैं। देखिए, ये फर्ज करें बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है, फर्ज करें ये कोई स्फीयर है जिससे आपने कुछ इलेक्ट्रॉन छीने में, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसके नेबरहुड में इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फर्ज करें इसका जो चार्ज है, लेट्स से इसका चार्ज जो है इसके गिर्द 10⁻⁻17 कूलम है। अब उस चार्ज की वजह से इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कोई अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ आ सकता है, वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस किसी अल्फा पार्टिकल को वापस फेंक देने के लिए जरूरी है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग हो। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कैसे हो सकता है? साइंटिस्ट ने पुराने एक्सपेरिमेंट्स करके देखा हुआ था कि अगर ये फर्ज करें कि एक स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज फर्ज करें 10⁻⁻17 कूलम, और फिर उन्होंने देखा था कि उसी को अगर स्फीयर को छोटा कर दें, साइज छोटा कर दें और उसके ऊपर 10⁻⁻17 कूलम कर दें और फिर उससे भी छोटा कर दें उसको, तो जितना वो छोटा होगा, बेशक चार्ज, अब मैं देखें चार्ज को नहीं चेंज कर रहा, लेकिन साइज को जितना छोटा कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जो छोटे वाला है ना, इसके नेबरहुड में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा। यानी यहां पर इसके नेबरहुड में इस छोटे चार्ज के गिर्द इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, दरमियान वाले का फील्ड भी दरमियाना होगा और बड़े वाले का फील्ड वीक होगा। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है? इकट्ठा है, ठीक है। ये पहली बात होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है। और उन्होंने कहा कि सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है बड़ी स्मॉल जगह पर। कितनी स्मॉल जगह पर? बंदे ने पूछा भाई कितनी स्मॉल जगह हो सकती है? तो उन्होंने ये कहा कि ये देखिए, ये एटम है, ये एटम का डायामीटर है 10⁻⁻10 मीटर के लगभग, और वो जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है कि उसका डायामीटर है 10⁻⁻14 मीटर। उस पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो उन्होंने कहा कि 10⁻10 मीटर को 10⁻14 मीटर से डिवाइड करो तो ये बनता है 10,000। इसका मतलब है कि एटम का डायमीटर न्यूक्लियस के डायमीटर से 10,000 टाइम्स बड़ा है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। न्यूक्लियस क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी, ये न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है, तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन कि ये उसने कहा जब न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा तो तब उसके नेबरहुड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग बनेगा कि वो अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक कर सके। ये उन्होंने पहली बात की कि सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस बहुत छोटा है। अब दूसरी बात सुने, आपने अक्सर वो देखे होंगे बिलियर्ड बॉल, कि ये कोई बिलियर्ड बॉल है और यहां से कोई बिलियर्ड बॉल आ रहा है, वो बिलियर्ड बॉल इसे लगे तो ये पहला बिलियर्ड बॉल उसकी जगह रुक जाता है और दूसरा चल पड़ता है। तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये अल्फा पार्टिकल आया है और अल्फा पार्टिकल आकर अगर गोल्ड न्यूक्लियस को लगा है तो चलो वो गोल्ड न्यूक्लियस को धक्का मार के थोड़ा बाहर ही निकाल दे। कुछ गोल्ड एटम्स जो हैं उस गोल्ड, मतलब ये गोल्ड फॉयल है, इस गोल्ड फॉयल पे जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे तो कुछ तो गोल्ड एटम बाहर निकल आए धक्का खा के। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया। जिस तरह आपको पता है कि आप टेबल टेनिस बॉल को या किसी खाली टेनिस बॉल को दीवार पे मारे तो दीवार को कुछ नहीं होता,
लेकिन वो बॉल रिबाउंड करता है। उन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ है, गोल्ड एटम को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस बड़ा मैसिव है। अब ये क्या बात हुई कि न्यूक्लियस छोटा भी है और न्यूक्लियस मैसिव भी है, सारा एटम का मास भी उसके अंदर है। अगर वो छोटा भी है और मैसिव भी है तो फिर उसकी डेंसिटी बहुत हाई होगी। कैलकुलेट किया गया तो उसकी डेंसिटी वाकई हाई थी, 10^17 kg/m³, विच इज एन इनक्रेडिबली हाई डेंसिटी। तो इस तरह पता चला कि देयर वर टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, एंड वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज दैट मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। इसकी डिडक्शन ये निकाली कि एटम एज अ होल इज एम्प्टी। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक एट एन एंगल्स नियर 180। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कहा था कि दिस इज एज इनक्रेडिबल टू मी as if I fire a 15-inch shell on a tissue paper and it gets reflected। कहता है मैं अगर तोप का गोला, और वो भी 15 इंच, वो 15 इंच आप समझते हैं काफी बड़ा, फुट से भी बड़ा गोला होता है, बड़े साइज का गोला, बड़ा गोला मैं मारूं किसी टिश्यू पेपर पे और वो जवाब में वहां से रिफ्लेक्ट होके मुझे लगे, तो जितना हैरान मैं उस पर होऊंगा, मैं अल्फा पार्टिकल की बाउंसिंग बैक पर इतना हैरान हूं। इसका मतलब ये हुआ कि उसने फौरन कहा कि ये तभी मुमकिन है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कंसंट्रेटेड है। फिर दूसरा उसने ये कहा कि वो सारा छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है, सारा मास उसके अंदर है, वो ट्रांसफर, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। और ये बातें जी उसने कंक्लूजन ड्रॉ की। और फिर इनको ये देखें, ये था कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसके गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और इसके गिर्द जो डिफ्लेक्टिंग पैटर्न अल्फा पार्टिकल्स का बना, वो यूं कि जो सीधा ये अल्फा पार्टिकल गया वो दूर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जो यहां से आ रहा था वो इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ, जो जरा और करीब से आ रहा था वो जरा ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, जो बिल्कुल सामने आ रहा था उसने बाउंस बैक किया, और जो यूं आया वो यूं डिफ्लेक्ट हुआ, जो यूं गया वो इस तरह डिफ्लेक्ट हुआ, और जो और दूर हुआ वो और कम डिफ्लेक्ट हुआ, और जो इस तरह था वो सीधा चला गया। ये डिफ्लेक्टिंग पैटर्न था उन सारे अल्फा पार्टिकल्स का। और ये था जनाब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने प्रूव क्या किया, इसने न्यूक्लियर एटम का नजरिया पेश किया। अच्छा, इसने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं पेश किया, यानी उसने ये नहीं बताया कि न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है कि नहीं है, बल्कि उसने सिर्फ ये बात बताई कि न्यूक्लियस होता है। यानी रदरफोर्ड का जो स्ट्रक्चर था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल सिर्फ ये बात बता रहा था कि न्यूक्लियस होता है। क्या होता है जी? न्यूक्लियस होता है, ठीक है कि नहीं। तो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियर एटम का नजरिया पेश किया था उन्होंने। अब मुझे बताएं कि ये चीज जो है, ये मैंने इसके नोट्स लिखे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आपके साथ शेयर हो जाएंगे। ये देखें जरा, वो आपके सामने ये आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें जो मैंने आपसे अभी कही हैं, ये सारी यहाँ लिखी हुई हैं। यहाँ देखें, ये पॉइंट है इसके सामने। और आपको ये बात बताई कि इससे पहले बताया कि इस एक्सपेरिमेंट के नाम कितने हैं। बेटा ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी है, इसी को रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसी को गाइगर एंड मार्जन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और अगर बताऊं तो इसी को मैनचेस्टर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और कहें तो उसको नवंबर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जो नवंबर का महीना है ना, वो फिजिसिस्ट के लिए बड़ा रोमांटिक महीना है। उसकी वजह यह है कि फिजिक्स की मेजर डिस्कवरीज जो है वो नवंबर में हुई हैं, तो इसलिए वो नवंबर से एक उनको एक उसकी एक उनकी हिस्टोरिक मोहब्बत भी है, ठीक है कि नहीं। सर मैंने चीज पूछनी है। जी जी हाँ। सर वो आप जो लेटेस्ट आपने भी बनाया था, वो फिर जो बनाई ड्रा किया है, वो आप दिखा सकते हैं? ये अभी आ रही है, इस नोट्स में आ रही है। एक मिनट, एक सेकंड, आपसे उसी के रिलेटेड एक चीज पूछनी है, उस एक मिनट, अब देखिए मैं इधर से बाहर निकलूंगा, ये इतना आसान नहीं है। एक्टिविटी। ये लें जी हाँ। सर अगर सुनिए, अगर जो इसके यानी कि एटम के शेल्स के करीब जो जा रहे हैं, आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, अगर वो यानी कि बेंड होके हो रहे हैं या वो उनको डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से, तो फिर ये कैसे हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट? इसकी वजह ये थी कि देखें, ये एक एटम है ना, इसके बाद एक एटम और भी होगा इसमें, एक मिनट है, वो एटम यहाँ दूर होगा। अब इनके बीच में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मैंने तो ये जो बनाए हैं ये तो इमीडिएट नेबरहुड में, मुमकिन है ये पहले ऑर्बिट तक के वाले इलेक्ट्रॉन बनाए हो, आउटर शेल्स वालों के वाले ना दिखाए हो, यानी इस तरह से देखें ना। ये न्यूक्लियस है, जो ये फर्ज करें पहला ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, और मुमकिन है
कि मैंने जो आपको डिफ्लेक्शन पैटर्न दिखाया हो, ये देखें वो ये यहाँ से इसके सामने ये वाला बाउंस बैक हुआ, इसके बिल्कुल करीब हाँ वाला यूं डिफ्लेक्ट हुआ, इससे जरा सा दूर कम डिफ्लेक्ट हुआ, इससे जरा सा दूर और कम डिफ्लेक्ट हुआ, और फिर वो यूं डिफ्लेक्ट हुआ, और ये इस तरह से यूं हुआ, फिर ये यूं हुआ। तो और इधर देखें, इधर और हैं जो बहुत सीधे जा रहे हैं। देयर आर मेनी व्हिच आर, तो यानी कि जितना ज्यादा हम दूर होते रहते हैं उससे उतनी कम होती रहती है डिफ्लेक्शन, और इवेंचुअली डिफ्लेक्शन जीरो हो जाती है। हाँ ठीक है कि नहीं, बढ़िया। ठीक है कि नहीं। चलिए बिल्कुल। अब आगे चीज देखें। अच्छा जी, अब देखें वो हम वो पढ़ रहे थे, ये चीज देखिए, ठीक है। Scattering sees the constituents. Scattering sees the constituents का मतलब क्या है कि if the physicists are interested in knowing the structure of any substance, they use to fire radiations on that substance. On the other side, they use to place radiation detector. By looking at the scattering pattern, they can infer about the structure of the substance. बेटा मुझे बताइए इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो पैटर्न के स्पेलिंग क्या होते हैं? डबल आर होता है उसमें? नहीं होता मेरे ख्याल है ना जी। अब ठीक है जी कि नहीं? एन भी नहीं होता, आर एन होता है बस, पैटर्न नहीं होता, पैटर्न होता है। By looking at scattering pattern, they can infer about the structure of the substance. ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये देखिए उस वक्त तीसरा पॉइंट ये है कि रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस वक्त जो थे ना ये आइडियाज थे, आइडियाज प्रिवेलिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स बिफोर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उनमें से प्लम पुडिंग मॉडल था जो जे थॉमसन ने दिया था, जो लेफ्ट साइड पे बनाया हुआ, और वो मोस्ट पॉपुलर मॉडल था उस वक्त। और दरमियान वाला था वन ऑफ द प्रपोज। दरमियान वाला इसलिए खराब है कि ये एक बहुत बड़े न्यूक्लियस का इशारा कर रहा है, तो आपको पता है एक्चुअली तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा नहीं था, तो इसलिए दरमियान वाला भी एक्चुअली रिजेक्ट ही हुआ था, और वो थर्ड वाला तो वैसे ही रिजेक्टेड था, ठीक है ना, वो लेस पॉपुलर मॉडल था। फिर ये था जी एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आपके सामने बनाया गया, और इसमें बताएंगे फोटोग्राफिक फिल्म है, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट है। पर्पल में जो दिखाए गए हैं वो पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो रेड में बीच में रेड लाइन दिखाई गई है वो गोल्ड फॉयल है, जो ग्रीन में दिखाए गए हैं वो एंगल्स दिखाए गए हैं, ठीक है कि नहीं। जो ब्लैक सर्कल है वो फोटोग्राफिक फिल्म है, और जो इसमें ब्लू कलर में है वो लेड कंटेनर है, और ब्लू कलर के अंदर जो ब्लैक डॉट है वो रेडियोएक्टिव सोर्स है, रेडियोएक्टिव एटम्स, ठीक है ना, एमिटिंग एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स स्लोली, ठीक है, आस्ता आस्ता। फिर यहां पर बताया गया कि गोल्ड क्यों चुना गया था। गोल्ड फॉयल इज मेलेबल, कैन बी बीटन इनटू शीट, आइडियल वाज टू मेक इट वन एटम थिक, इन रियलिटी दे वर दैट वाज फ्यू एटम्स थिक, ठीक है कि नहीं। टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी और टू इंपॉर्टेंट डिडक्शंस थी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या थी? मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, तो उसकी डिडक्शन क्या थी? एटम एज अ होल इज एम्प्टी, ऑलमोस्ट ऑल मास is confined, almost all mass is confined, ये क्या लिखा हुआ है? almost all mass is Sir, almost all mass is very less in volume becoming dense, is confined, साहब लिखा होगा is confined to a almost all mass is very less is confined in very in, एक मिनट है, ये क्या अंग्रेजी मारी कसम से। almost all mass is confined to the center, all mass is in nucleus, is almost all mass is concentrated in nucleus, which is very small, but other देखें please, very small, ठीक है कि नहीं, and dense, ये ज्यादा अच्छा लफ्ज़। ठीक, अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है? few alpha particles bounced back at an angles near 180 degree. In words of Rutherford, it was as astonishing as if he fired 15-inch shell on a tissue paper and it is bounced back. इसका जवाब उन्होंने कहा जी कि all positive charge and almost all mass is situated
in a tiny, very small, by volume, extremely dense nucleus situated in the center of atom. Electrons rotate around it. ठीक है कि नहीं? So after a lot of calculations, result at which they arrived, diameter of atom 10⁻⁻10 meter, diameter of the nucleus 10⁻⁻14 meter, and diameter of atom is 10 raised to 10,000 times bigger than the diameter of the nucleus. Atom is 10 raised to power 4 times bigger than the nucleus in diameter. Atom is 10 raised to power 12 times bigger than nucleus by volume. Density of nucleus is 10⁻17 kg per meter cube. Since nucleus is small and atom is largely empty, therefore overall density decreases to 10⁻3 to 10⁻4 kg per meter cube. और फिर ये देखें, ये जनाब आपके पास आ जाता है पैटर्न इसका कि इस तरह से डिफ्लेक्शन हुई थी इसकी। अब ये 16वां पॉइंट बड़ा अजीब है। ये देखिए, ये क्या पॉइंट है, बड़ा जालिम पॉइंट है बेटा। रदरफोर्ड की, जिस तरह से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, बिल्कुल उसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट 1960 टू 1970 के बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। वो क्या थे? उन एक्सपेरिमेंट्स का नाम था डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग। डीप उन्हें इसलिए कहा जाता था कि वो प्रोटॉन के अंदर तक घुस गए और न्यूट्रॉन के अंदर तक घुस गए, इसलिए डीप हुए। इन इलास्टिक इसलिए कि कुछ एनर्जी अंदर प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के एब्जॉर्ब हो गई। स्कैटरिंग इसलिए कि वो रेडिएशन स्कैटर हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जब प्रोटॉन के अंदर उन्होंने बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मारे या कोई और पार्टिकल्स होते हैं म्यूऑन, वो मारे, न्यूट्रिनोज मारे, तो उन्होंने देखा कि वो डिफ्लेक्ट हुए। और वो डिफ्लेक्शन से पता चला कि प्रोटॉन के अंदर 3 और सब पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और इस तरह से न्यूट्रॉन के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो इसका मतलब है कि रदरफोर्ड से मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट 50 साल बाद दोबारा हुआ, 50-55 साल बाद, और उसको डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहते हैं। और उसमें फास्ट मूविंग लेप्टॉन्स, यहाँ लेप्टॉन से मुराद इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन की फैमिली के मुख्तलिफ और मेंबर्स हैं जो ये बात दोबारा बता सकते हैं? मुझे सही समझ नहीं आ रही है कि इन इलास्टिक वाली और ये जो दूसरी एक्सपेरिमेंट है। बेटा, जिस तरह रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स मारे थे ना गोल्ड फॉयल पे, और जब उसने गोल्ड फॉयल पे मारे और उसका स्कैटरिंग पैटर्न देखकर उसने न्यूक्लियर एटम प्रपोज किया। उसने कहा एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उसने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रपोज नहीं किया था, न्यूक्लियर एटम के न्यूक्लियस की प्रेजेंस कंफर्म की थी और ये कंफर्म किया था कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। उसको उस वक्त न्यूट्रॉन्स का भी नहीं पता था। न्यूट्रॉन्स फिर बाद में 1932 में डिस्कवर हुए थे, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे। तो 1960s में रदरफोर्ड के ठीक 50 साल बाद या 50-55 साल बाद रदरफोर्ड के एट स्टाइल पर ही दोबारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए। अब के बार उनके सामने टारगेट प्रोटॉन था या न्यूट्रॉन था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको बैरियॉन्स कहते हैं या इनको हेड्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है ना? वो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ नीचे लफ्ज लिखा हुआ बैरियॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको लेप्टॉन कहते हैं। तो फास्ट मूविंग लेप्टॉन्स यानी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन जैसे और पार्टिकल्स, वो उन्होंने फायर किए प्रोटॉन्स के ऊपर और न्यूट्रॉन्स के ऊपर और देखा उनको, उनके डिफ्लेक्टिंग पैटर्न को देखा तो उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स और म्यूऑन्स और इस तरह के पार्टिकल्स प्रोटॉन के अंदर से इस तरह से डिफ्लेक्ट हुए हैं जैसे प्रोटॉन के अंदर 3 सब पार्टिकल्स मौजूद है। पता चला कि प्रोटॉन भी 3 पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उन 3 पार्टिकल्स को क्वार्क्स कहते हैं और न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स थे। ये इससे कंफर्म हो गया और ये एक्सपेरिमेंट हुए 1960s और 70s के बीच। इन्हें डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग इन एक्सपेरिमेंट का नाम था। डीप इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर घुस गए। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कोई चीज चली जाएगी तो उसको डीप ही कहेंगे। इन इलास्टिक इसलिए कि जब ये अंदर गए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। ठीक है ना? तो इसलिए इन्हें इन इलास्टिक कहते हैं क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी एनर्जी कम थी। और स्कैटरिंग इसलिए कि ऑफ कोर्स वो स्कैटर हुए उनसे टकरा कर, अंदर 3 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स थे जिनसे वो स्कैटर हुए। तो इससे पता चला कि अंदर क्वार्क्स मौजूद है। तो बेटा ये थे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और फिर रदरफोर्ड की एक्सटेंशन। यहां तक मैंने जो आपको पढ़ाई है ये रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड की एक्सटेंशन पढ़ाई है। सर आपने जो क्वार्क्स बताए, ये पॉजिट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ये क्या इन क्वार्क्स में से होते हैं? अभी बेटा देखें, अभी मैं आगे बताने लगा हूँ सारी बातें। मैं पढ़ा ये कभी भी, मैंने वो एक मूवी देखी थी उसमें बोल रहे थे वो एंट्रोपी था कॉन्सेप्ट के, एंट्रोपी एक ऑब्जेक्ट की रिवर्स हो जाती है एक डायमेंशन में, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई पॉजिट्रॉन बन जाता है, वो ऐसी चीज बात कर रहे थे। अच्छा चलो, अभी फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम अभी बाद में वो मैं तभी डिस्कस कर सकता हूँ मैंने वो पूरी मूवी देखी हो।
सर आप देखना, मतलब आपको समझ आ जाएगी, मुझे नहीं आई कि उसमें बहुत ज्यादा यानी एडवांस्ड फिजिक्स थी उसमें। अच्छा यार, ये देखो, ये आपके सामने दिखा है, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बड़ा साइंटिस्ट को सिर्फ 4 फोर्सेस के बारे में फिलहाल पता है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो ये प्लैनेट्स, और ये प्लैनेट्स के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए हैं यहाँ पर। आई होप यू पीपल डोंट माइंड। ये प्लैनेट्स के प्लैनेट्स है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ठीक है कि नहीं। और हमारा वेट भी जो है, प्लैनेट अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है, ये भी जो है वो क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो पर्पल में 2 फोर्सेस लिखे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नीचे आ जाए, दूसरा है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेटा जिंदगी में आपका पाला ज्यादातर जिन फोर्सेस से पड़ता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आपकी पूरी जिंदगी में जो मोस्ट अदर देन योर वेट बाकी सारे फोर्सेस है ना, वो इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल काउंट, मैकेनिक्स M1 में जितने फोर्सेस पढ़े हैं वो सारे, और AS फिजिक्स में जितने फोर्सेस पढ़े हैं मेजॉरिटी मैकेनिक्स में, कांटेक्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स, लिफ्ट फोर्स, पुश पुल, ये सारे जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, यहाँ से हमारा एजेंडा शुरू होता है। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। यार कभी आपने ये बात सोची, हैव यू एवर थॉट कि जनाब हमें क्लास 6-7 से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, मगर साथ ही आप ये चीज देखो कि प्रोटॉन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे कैसे रह लेते हैं। बंदा सोचे कि प्रोटॉन्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो प्रोटॉन्स में न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे कैसे रह लेते हैं। जनाब बेटा वहां एक और फोर्स लगता है जिसे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स कहता है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये 2 प्रोटॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है। इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका मतलब इट एक्ट्स विद इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻14 मीटर। इसके बाहर नहीं लगता ये। इसका मतलब है कि ये देखें, ये एक न्यूक्लियस, ये मैं एटम नहीं बना रहा, न्यूक्लियस बना रहा हूं, और इसका जो ये डायामीटर है, ये फर्ज करें जैसे समझे 3 × 10⁻14 मीटर है, इसलिए कहते हैं ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14। अब इसमें ये एक प्रोटॉन है यहाँ, और ये एक प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 को रिपेल करता है, मगर जो ही ये प्रोटॉन 2 और प्रोटॉन 1 जरा करीब आ जाते हैं तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये अट्रैक्ट किस लिए करते हैं, ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से करते हैं। तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होता है न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन लगता बड़े छोटे से रेंज में है। तो जब आप एक दफा 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। किसकी वजह से, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से। और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स को आगे चलकर मैं NSF लिखा करूंगा, मैं बार बार न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लिखूंगा, मैं NSF लिखूंगा। अच्छा, तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या है जी, इट इज अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। it acts within the range of this 10⁻⁻14 meter. 10⁻⁻14 meter is the order of the diameter of the atomic nucleus. Hence this force acts only in the range of nucleus. This force is stronger than electric repulsion between protons within the nucleus. This force keeps all the nucleons intact in the nucleus. Nucleons कौन से होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। This force is only attractive. It acts between protons. 2 प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। It acts between neutrons. 2 न्यूट्रॉन भी अपने आप को न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। It acts between proton and neutron. तो पता चला कि न्यूट्रल जो है, न्यूट्रॉन हम कहते थे न्यूट्रल पार्टिकल है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई ऐसा फ्लेवर जरूर है जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन होती है, और उसके अंदर कुछ इस किस्म के चार्जेस हैं जो हमें नहीं पता, जिनके बारे में जो अट्रैक्शन कॉज करते हैं। This force does not स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है ये न्यूट्रॉन की वजह से होती है क्या? नहीं, ये 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में भी होती है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी होती है, और ये 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी होती है। ओके सर। दिस फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ठीक है कि नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर ये फोर्स नहीं लगता। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। 2 प्रोटॉन्स व्हेन कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस और डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस बाय मोर देन 10⁻⁻13 मीटर, they start repelling each other, as nuclear strong force does not act at this range. This fact also explains why atoms of proton number bigger than 82 are unstable. देखिए ना, आपको पता है जो जो एटम का साइज बड़ा होता है, फर्ज करें इसके अंदर 83 प्रोटॉन्स,
83 प्रोटॉन्स हैं और 83 प्रोटॉन्स और से 140 न्यूट्रॉन्स हैं, इस तरह करके कोई बात करते हैं, तो फिर ये काफी बड़ा हो जाता है। अब ये जो प्रोटॉन इस किनारे पर और ये जो प्रोटॉन इस किनारे पर है, इसका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स इसे नहीं लगता और इसका न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स इसे नहीं लगता, क्योंकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 × 10⁻13 मीटर के करीब आ गया है। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर दें। पता चला कि जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से बड़ा होता है वो उनका न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स अब मजीद उस न्यूक्लियस को इंटैक्ट नहीं रख सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनके प्रोटॉन नंबर 82 से बड़े हैं वो ज्यादातर जो है बेटा रेडिएशन एमिट करते हैं। तो रेड में क्या लिखा हुआ है? दिस फैक्ट आल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई एटम्स ऑफ द प्रोटॉन नंबर बिगर देन 82 आर अनस्टेबल and do not have long lives. They decay to elements with the proton number much smaller. मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है बेटा? हेलो सर, अगर ये जो दो एंड्स वाले हैं, फर्ज करें अगर उनके ऊपर यानी न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स लग नहीं रही, लेकिन अगर उनके करीब वाला कोई न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो तो एक दूसरे के दरमियान न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं करेगा? जी वो करेगा, लेकिन मुझे बताएं ये दोनों आपस में रिपल्शन शुरू, इसका मतलब है जो ही प्रोटॉन नंबर 83 से बढ़ना शुरू होगा रिपल्शन बहरहाल एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी न्यूक्लियस में। आप देखिए जिनके 82 से बड़े प्रोटॉन नंबर है वो है तो सही ना, एग्जिस्ट तो करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स की, लेकिन बहरहाल उनमें एक अनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करना शुरू हो जाती है। अच्छा, लेकिन सर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होगी इस रिपल्सिव फोर्स से? नहीं, मैंने कहा ना कि है ही ये स्ट्रॉन्गर तो है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब है कि एक दफा जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इसका एक्शन कम होना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन बस अपने एरिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग है, अपने एरिया से बाहर की कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कोई स्ट्रेंथ नहीं है फिर वहां पर, क्योंकि अगर ये हम इस बहुत ही लॉन्ग रेंज होता तो फिर तो देखिए मेरी बात सुने, फर्ज करें कि मतलब फिर तो हमें कभी भी ये बात पता ही ना चलती कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते, ये बात तो हमें कभी पता ही ना चलती, क्योंकि वो अगर रिपेल भी करते होते तो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स उन्हें हमेशा अट्रैक्ट करवा लेता। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, आपने कभी सोचा है कि ये बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके के बारे में पढ़ा हुआ आपने कि नहीं? नहीं सर। हाँ नहीं सर, याद नहीं है सर। वैसे एक बार पहले बता दें, अल्फा पार्टिकल जो है वो मेनली होता क्या? हीलियम एटम होता है ना? अभी आ रहे हैं बेटा, इसके बारे में मैं सब स्टेप वाइज सब बातें करना चलूंगा, ठीक है ना? अभी तो मैंने सिर्फ फोर्सेस की इंट्रोडक्शन कराई। बेटा बीटा डिके होता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स को फिर नहीं फील करते होंगे, इसलिए बाहर निकल जाते हैं। देखिए अगर फर्ज करें कोई चीज प्लैनेट अर्थ से उड़ती हुई दूर चली जाए और प्लैनेट अर्थ को छोड़ दे, तो इसका मतलब है उस पर प्लैनेट अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी का असर नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल आते हैं तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स उन पर असरअंदाज नहीं होता, ठीक है? अब आगे चलते हैं, यहाँ एक नया फोर्स आ गया, न्यूक्लियर वीक फोर्स। It is weaker than nuclear strong force and electromagnetic force. This force is very special. It converts proton into electron and it converts proton into neutron and electron. Oh my goodness! Proton convert हो रहा है किसमें? न्यूट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखें प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में। देखें यहाँ आपके सामने इक्वेशन लिखी गई है कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ये देखें प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। अब ये नए नए पार्टिकल आ रहे हैं, फिलहाल इनको सुनते जाएं, ठीक है ना? थोड़ा इसमें थोड़ा सा आपने याद रखना है बस इसको, ठीक है ना? आपसे ये रिएक्शन पूछा जाएगा, इसकी बहुत डिटेल नहीं आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना? तो प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन एंड बीटा नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, और साथ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एक पार्टिकल होता है। यही न्यूक्लियर वीक फोर्स, इट कन्वर्ट्स न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अभी तो हमने पढ़ा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, इधर तो गेम ही उलट हो गई कि प्रोटॉन चाहे तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए और न्यूट्रॉन चाहे तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ ही पॉजिट्रॉन में भी कन्वर्ट होता है। पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का सिंबल है बीटा नेगेटिव और पॉजिट्रॉन का सिंबल है बीटा पॉजिटिव, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर वीक फोर्स, ठीक है कि नहीं? ये जो ये रिएक्शन करवाता है, या इसको न्यूक्लियर वीक इंटरेक्शन भी कहते हैं। मुझे बताएं यहां तक ठीक है बेटा? इसमें अब आपने ये नहीं समझना कि प्रोटॉन कैसे कन्वर्ट हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आप मुझसे कहें न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन,
क्या वजह थी वो मैंने नहीं आपको बताई, ना ही हम उसको भी फरोल सकते हैं, बस कन्वर्ट हो जाते हैं, इतना हमने मानना है। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, उनके साथ होता क्या है जब वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक थिंग्स इनटू मच डेप्थ एंड वो हमें नहीं पता। वो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चक्कर है, जो कि बहुत ही सुपीरियर लेवल है, फिजिक्स की ब्रांच है। अब आ जाए जनाब यहां पर, बेटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बोसॉन्स और फर्मियॉन्स, ठीक है ना। बोसॉन्स क्या होते हैं ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, और फर्मियॉन्स क्या होते हैं मैं ये भी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं। फर्मियॉन्स में ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फर्मियॉन्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो खुद किसी से ना बने हुए हो, वो जो जो खुद कंपोजिट ना हो। यानी सर अभी तो आपको पता चल गया ना कि एटम जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है, फिर आपको पता चला कि प्रोटॉन तो क्वार्क्स से मिलकर बना है। अब हमारे ये है किसी क्वार्क्स मजीद किसी चीज से नहीं बने हुए, क्वार्क्स खुद ही हैं। तो ये जनाब दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, लेप्टॉन्स और क्वार्क्स, ठीक है ना। लेप्टॉन वो हैं विच फील न्यूक्लियर वीक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बट डू नॉट फील न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, बट डू नॉट फील न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये देखिए मैंने फिर गलती कर दी, मैंने इसकी जगह यहां पर दे डू नॉट फील न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, दे डू नॉट फील न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। और क्वार्क्स क्या है, अकेला क्वार्क कभी भी नहीं मिलता, क्वार्क डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, पर्पल कलर में लिखा हुआ राइट साइड पे। और क्वार्क्स फील ऑल फोर्सेस, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके साथ जाहिर है ग्रेविटी भी। अच्छा, क्वार्क्स 6 हैं और क्वार्क्स के एंटी पार्टिकल्स भी हैं। क्यों है ये डिस्कशन नहीं होगा आज, ठीक है ना। लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स भी हैं, और लेप्टॉन्स क्यों हैं, आखिर लेप्टॉन्स और क्वार्क्स में बेसिक डिफरेंस क्या है हमें नहीं पता, और नॉट गोइंग टू डिस्कस इट। हमें सिर्फ इतना पता है कि लेप्टॉन्स वो हैं जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं फील करते, और क्वार्क्स वो हैं जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करते हैं, और क्वार्क्स वो हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेप्टॉन अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो और सारे ये दो फर्मियॉन्स हैं, ये ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फर्मियॉन्स, ठीक है। फर्मियॉन्स क्या होता है ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये भी हमारा उसमें नहीं। अब ये चीज देखते जाएं, क्वार्क्स बेटा जो है 6 क्वार्क्स हैं फंडामेंटल और 6 ही एंटी क्वार्क्स, 6 क्वार्क्स हैं और 6 एंटी क्वार्क्स हैं। आपको लकी आप हैं कि आपको क्वार्क्स में सिर्फ पहले 2 क्वार्क्स से आपका पाला पड़ेगा, अप क्वार्क से और डाउन क्वार्क से। आपको बाकी 4 क्वार्क्स याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने 6 इसलिए लिख दिए कि पिक्चर आपके माइंड में कंप्लीट हो कि क्वार्क्स टोटल 6 होते हैं। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, और फिर इनके एंटी पार्टिकल्स। एंटी वो होते हैं जिनके चार्जेस इनके उलट होते हैं, मास सेम होता है उनका। तो ये जनाब अप क्वार्क और एंटी अप क्वार्क, एंटी डाउन क्वार्क, एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, एंटी चार्म क्वार्क, एंटी बॉटम क्वार्क, एंटी टॉप क्वार्क, इसके ये ऊपर जो है ना ये इनके डैश डाल दें तो उनके एंटी पार्टिकल्स आ जाते हैं। और ये कौन बंदा था जिसने सबसे पहले क्वार्क्स वगैरह डिस्कवर किए, वो उसका नाम एक था मर्रे गलमैन और दूसरा था रिचर्ड पी फाइनमैन। रिचर्ड पी फाइनमैन के बारे में कहते हैं कि टू द लेटर हाफ ऑफ द सेंचुरी एज आइंस्टाइन वाज टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी। यानी जो इंपॉर्टेंस आइंस्टाइन की 1900 से 1950 तक है, वही इंपॉर्टेंस 1950 से 2000 तक जो है वो रिचर्ड पी फाइनमैन की। तो ये जो नाम है ज्यादातर रिचर्ड पी फाइनमैन ने रखे थे, और वो जरा मजाहिया किस्म का टीचर था, बहुत शुगली टीचर था, तो उसकी बुक्स के नाम भी इस तरह बड़े फनी हैं। ये अब चूंकि 6 क्वार्क्स हैं तो उसकी एक बुक है उसका नाम है 6 इजी पार्टिकल्स, फिर उसकी एक और बुक है उसका नाम है 6 नॉट सो इजी पार्टिकल्स। तो जाहिर है उसमें और टेक्निकल डिटेल वाले पार्टिकल्स होंगे। फिर उसकी एक बुक है श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन। वो बुक का नाम उसने इसलिए रख दिया कि वो पढ़ा रहा था किसी क्लास में, किसी औरत ने उठ के कहा ये तुम सब जोक कर रहे हो कि एटम्स के अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर भी ये तुम चले गए, ये कैसे हो सकता है। उसने वही सेंटेंस अपनी बुक का नाम रख दिया। तो लेप्टॉन्स भी 6 हैं, क्वार्क्स भी 6 हैं। लेप्टॉन्स के 6 एंटी लेप्टॉन्स हैं और क्वार्क्स के भी 6 एंटी क्वार्क्स हैं। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल वो होते हैं जो मिले तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनहिलेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। यानी प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन मिले तो दोनों मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ठीक है कि नहीं।
अब देखें एक्चुअली लेप्टॉन सिर्फ, अब देखें तो 3 ही, ये जो रेड में लिखे गए लेफ्ट साइड पे देखें, लेप्टॉन की फैमिली में 3 लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ, रेड में जो लिखे हुए हैं। इनके नीचे ब्लू में इनके एसोसिएटेड न्यूट्रिनोज हैं। इलेक्ट्रॉन का अपना इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, म्यूऑन के साथ म्यूऑन न्यूट्रिनो है, टाउ के साथ उसका अपना न्यूट्रिनो है। और फिर इन 6 लेप्टॉन्स के 6 एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको आप पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, और उसके साथ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और एंटी म्यूऑन न्यूट्रिनो और एंटी टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है ना? अगर मेरे सर पास न्यूट्रिनो क्या होता है? न्यूट्रिनो एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है। अगर आप कहती हो तो मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। मैं न्यूट्रिनो पर जो है ना वो मैं नहीं अभी डिस्कस तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो करते हैं डिस्कस थोड़ा सा इसको। चलें यहाँ पर इसको खोल देते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर बेटा ये गौर से सुनने वाली बात है, और मैं आपको बताऊंगा इसमें से कैम्ब्रिज ने किधर तक सवाल पूछा और किधर तक नहीं पूछा। बेटा ये देखो, ये कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, कोई खास रेडियो एक्टिव लेड कंटेनर है, उसमें रेडियो एक्टिव सोर्स है। सॉरी ये जनाब, ये लेड कंटेनर है, ठीक है ना? एक मिनट है, ये लेड कंटेनर, ये जो ये एक खूबसूरत सा लेड कंटेनर है, ये जो इसमें कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो अल्फा पार्टिकल्स सीधे यहाँ आ रहे हैं। फर्ज करें यहाँ वैक्यूम है, वैक्यूम की वजह से वो आगे ट्रेवल कर लेते हैं, रुकते नहीं, उनको हवा की वो नहीं लगती कोई। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट लगाई हुई और यहाँ नेगेटिव प्लेट है। अब अल्फा पार्टिकल आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियस। ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलें तो अल्फा पार्टिकल बनता है। और आपको पता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और उनके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन अगर हों, ये पता नहीं क्या चीज है वैसे। एक मिनट है, ये किधर, इसके बजाय वो वन नोट है ना, उस पर बना दें। एक मिनट है। अब ये देखें, ये इसके ये न्यूट्रॉन और ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन, ये तो ये एटम और अल्फा पार्टिकल में ये फर्क होता है। ये बात समझ में आ गई? हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा, हीलियम एटम और अल्फा पार्टिकल में फर्क। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। तो बेटा अल्फा पार्टिकल्स निकले और वो सारे ना इधर नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स ने एक जगह स्ट्राइक किया, क्लियरली टेलिंग दैट ऑल अल्फा पार्टिकल्स आर emitting with the same speed, with the same speed। ठीक है? अब कहानी सुने बड़े गौर से, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाने लगा हूं। ये लेड कंटेनर है, इस लेड कंटेनर में से बीटा पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं, और नोट करें कि वो बीटा पार्टिकल सारे एक ही रेडियो एक्टिव सोर्स से इमिट हो रहे हैं। लेट्स से कि वो कार्बन 14 है जो बीटा पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं। अब अगर एक ही बीटा सोर्स से निकले तो इनको ऐसा तो होना चाहिए सबकी सेम स्पीड हो, और अगर आपने इनको एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट में से गुजारा है तो पूछें क्या होगा? कि ये हुआ कि जनाब ये बीटा पार्टिकल्स में से कोई बीटा पार्टिकल यहां लगा, कोई बीटा पार्टिकल यहां लगा, कोई बीटा पार्टिकल यहां लगा, और कोई बीटा पार्टिकल यहां लगा। इससे पूछे क्या पता चला? इससे ये बात पता चली कि ये बीटा पार्टिकल्स मुख्तलिफ स्पीडों से निकलते हैं। तो इसका मतलब है बीटा पार्टिकल्स आर emitted with varying speed। बीटा पार्टिकल्स are emitted with varying speed। ठीक है? बीटा पार्टिकल्स आर emitted with varying speed। अच्छा, वेरिंग स्पीड से बीटा पार्टिकल्स एमिट होते, तो इसका इवन फ्रॉम वन सोर्स, इवन फ्रॉम वन सोर्स, एक ही सोर्स से बीटा पार्टिकल्स वेरिंग स्पीड से, इसे कहते हैं कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स। इस बात को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल। इसका क्या मतलब है? कि बीटा पार्टिकल्स एक ही सोर्स से एमिट हो रहे हैं और डिफरेंट स्पीड से एमिट हो रहे हैं। अच्छा, ये छोटी आपके लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये 1926 से लेकर 1929-30 तक एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया। कैसे? क्या हंगामा क्या था जी?
व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट दिस थिंग, तो वो देखते हैं कि वो क्या था, व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट दिस थिंग। वो ये बात थी कि ये फर्ज करें न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, साथ इसके इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो उन्होंने देखा जी, लेट्स से कि इसकी एनर्जी है 0.38 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसकी, लेट्स से, ठीक है ना, इसकी एनर्जी कितनी, 9.938 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेट्स से कि जी प्रोटॉन की एनर्जी है 0.937 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है कि नहीं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0.001 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो पता चला कि ये एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को मिलनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्रिसाइजली मेजर की गई तो वो 0.001 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि अब बन गया है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन नहीं थी। कभी वो होती थी 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी वो होती थी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी वो होती थी 0.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात ने साइंटिस्ट को बड़ा परेशान किया। वो कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 में से 0.4 इसके पास है, तो बाकी 0.6 किधर चली गई, और अगर 0.5 इसके पास है तो बकाया 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर है, और 0.6 अगर इसके पास है तो 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किधर है। तो उन्होंने कहा कि कोई एनर्जी मिस हो रही है। ये वाकया 1929 का इतना मशहूर वाकया है, इतना मशहूर वाकया है, और साइंटिस्ट ने इस पर इतने परेशान हुए साइंटिस्ट कि उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इमारत धड़ाम से गिरने वाली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इमारत क्या होने लगी है, धड़ाम से गिरने वाली है। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर इतनी बड़ी महल तामीर किया हुआ है, वो महल ही सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनर्जी मिस हो गई, एनर्जी गुम हो गई है। इतना परेशान किया साइंटिस्ट को, इतना परेशान किया कि रदरफोर्ड जैसे स्टैट्स साइंटिस्ट ने कह दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ही गलत है, ये अप्रोक्सीमेटली ट्रू है, कुछ ना कुछ एनर्जी यानी स्टेटिस्टिकली बस सप्लाई होता है, कहीं ना कहीं एनर्जी मिस हो जाती है। उस वक्त सारे साइंटिस्ट 1929 में एक जगह इकट्ठे हुए एक कॉन्फ्रेंस में। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डब्ल्यू गैंग पॉली, वो वहां नहीं आया। वो उसने एक लेटर भेजा अपना, उसका लेटर ऑन हिज बिहाफ वहां पढ़ा गया। उसने कहा कि देखो यारो, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ सपोज करो कि यहाँ कोई पार्टिकल है, और वो पार्टिकल इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन और वो पार्टिकल मिल के, सॉरी, उसने कहा ये इलेक्ट्रॉन है और वो एक पार्टिकल है, उसका नाम उसने रखा न्यूट्रिनो। उसने कहा कि ये पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन मिलकर वो एनर्जी 0.001 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होती है तो उसके पास कम होती है, जब इलेक्ट्रॉन के पास कम होती है तो उसके पास ज्यादा होती है, मगर टोटल रहती वो है। और साथ ही उसने कहा कि आई नो दैट you'll say that I'm stupid, but this is the only way to save the law of conservation of energy। और अगर तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेव ना किया, ये कह दिया कि ये गलत है, तो पिछले साल 150 साल से जो फिजिक्स की इतनी बड़ी इमारत तुमने बनाई वो धड़ाम से गिर जाएगी। ये बात है 1920। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी गूगल पे उसका लेटर शायद कहीं से पढ़वा भी दूं, उसका इतना फेमस लेटर था जो लिखा गया था, ठीक है कि नहीं, ठीक है, गूगल। सर जब आपने वाइट आपने ये जो बात बताई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मुझे समझ तो गया, लेकिन इससे पहले कोई बात बताई होगी, क्योंकि मैंने ना जैसे आपने व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे थे शुरू किया था ना, तो मेरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, तो मुझे चार्जर लगाना था। एक मिनट, एक वो बेटा, एक मैं बताता कोशिश करता हूँ। सर आपने यही बताया ना कि जब एक न्यूट्रॉन ऑन जो होता है न्यूक्लियर वीक फोर्स के जरिए, अरे जब एक न्यूट्रॉन ऑन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑन ऑन बनाता है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी वो वेस्ट हो जाती है। तो उस बंदे ने बोला कि सिर्फ एक ही तरीके इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इसमें अप्लाई करता है, और वो ये है कि एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बनता है। हाँ सर आई मीन सोचा तो इसने बड़े क्रिएटिवली है ये। डब्ल्यू गैंग पॉली, अब देखो इसका पता नहीं लेटर आता है कि नहीं आता। हाँ लिखा हुआ है पॉलीज लेटर radioactivity.eu.com पे। ये था जनाब, एन इनविजिबल पार्टिकल टू एक्सप्लेन द मिसिंग बीटा एनर्जी पजल। ये बेटा
Austrian-born Swiss physicist W. Gang Pauli was one of the founders of the quantum field theory. He formulated the exclusion principle and later neutrino hypothesis. ठीक है ना, इसका लेटर नहीं आया, उसने सवाल पूछना है, ये न्यूट्रिनो की हाइपोथेसिस है, ये हमें क्या कंफर्म है कि ये क्या ये सच्चाई है या फिर मैं अभी बात कर रही, ये लेटर है उसका जो उस कॉन्फ्रेंस में पढ़ा गया था, ठीक है कि नहीं है। और ये बड़ा प्यारा लेटर है, ये मैंने उस वक्त मुझे काफी इसके वर्ड्स याद थे जुबानी। वो कहता है कि इधर ठहरे, हाँ, ये वो एक मिनट है बेटा, ये वो लेटर नहीं है, ये इसमें लिखा हुआ है, ट्रांजिशन ऑफ ओपन लेटर सेंट बाय IWG पॉली टू। हाँ ये देखो, यहां से पढ़ता हूं, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा। कहता है द मास ऑफ, ये न्यूट्रॉन्स जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां न्यूट्रिनो पढ़ना है, वरना ये लेटर गलत है। पता है, मैं यही कहता कि ये वो लेटर वो नहीं है जो मैंने पढ़ा था। ये देखें, द मास ऑफ न्यूट्रिनो, यहाँ पर ना फर्स्ट पैराग्राफ में, शुड बी द सेम ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मास and in any event no longer than 0.01 proton mass. The continuous beta spectrum would then make sense with the assumption that in beta decay, in addition to electron, a neutrino, या neutron लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, a neutrino is emitted such that the sum of the energies of the neutrino and electron is constant. फिर आखिर में लिखता है, I admit, आखिरी पैरे में, I admit that my remedy may seem almost improbable because one probably would have seen these neutrinos if they exist for a long time. But nothing ventured, nothing gained, and the seriousness of the situation to the continuous structure of the beta spectrum is illuminated by a remark of my honored predecessor, Mr. Debye, who told me recently in Brussels, oh, it's better not to think about this at all, like new taxes. तो उसने कहा कि ना ही सोचो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जनाब थी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई कि किस वजह से। अच्छा, अब अभी आपने क्वेश्चन पूछा है तो फिर क्या न्यूट्रिनोस डिटेक्ट भी हो गए थे? 1929 में उसने थ्योरी पेश की, 1956 में इसका एक सफिशिएंट एविडेंस मिल गया था, 27 साल बाद, ठीक है कि नहीं? उसने एक लाइक सोचा और लेकिन रियलिटी हवा में बस ऐसे एक मारा तीर और वो सही निकल आया, ठीक है ना। उसने कहा कि इसके बगैर तुम बच आ नहीं सकते, वरना तुम्हारा न्यूट्रॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ये क्या मसला था? गिर जाता, रियलिटी है। नहीं, फिर ये होता ना कि फिर साइंटिस्ट को पता चलता है कि हमने जितना कुछ सोचा है वो इनकम्प्लीट है, हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। हाँ, ये भी हर लॉ को चेंज करना पड़ता। हाँ, फिर बेटा एक बंदा इतना इम्प्रेस हुआ, इतना इस बात से इम्प्रेस हुआ कि उसने न्यूट्रिनो पर नज़म लिख दी। न्यूट्रिनो जो थे ना पूरे प्लेनेट अर्थ से भी गुजर जाते थे, ठीक है कि नहीं? ये देखें, वो पोएम भी मैंने एक दफा पढ़ी थी, यहां से मैं आपको सुनाता हूँ। पोएम about neutrinos. ये poem. Neutrinos, they are very small, they have no charge and have no mass, and they do not interact at all. The earth is just a silly ball to them through which they simply pass. यानी planet earth से pass कर जाते हैं ये neutrinos, like dust mites down a drafty hall or photons through a sheet of glass. They snub the most exquisite gas, ignore the most substantial wall, cold shoulder steel and sounding brass, insult the stallion in his stall. एंड मतलब कहते हैं हर चीज उसे गुजरते ही चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो ये थी जनाब, उसने नज़म लिखी न्यूट्रिनोस के बारे में, ये भी हमने एक दफा पढ़ी थी जनाब। आगे चलते हैं, वापस आ जाए जनाब।
तो बेटा ये आपके सामने, आपको समझ आ गई कि मैंने थोड़ा सा तारफ पेश किया, आपको घबराना नहीं है। ये वो वाला घबराना नहीं है जो कि आप समझें। इसमें आपको क्वार्क सिर्फ पहले दो याद रखने, आप प्रोटॉन और लेप्टॉन्स में आपको इलेक्ट्रॉन ये पहले 4 इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो या एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। यानी इसका मतलब क्वार्क्स में भी पहले 4, ऊपर वाले 4 यानी ये वाले पहले 4, ये वाले पहले 4 ये वाले याद रखने, और न्यूट्रिनोज में भी सिर्फ इसको लेप्टॉन में भी ये वाले पहले 4 याद रखने जहां कर्सर। ऑल न्यूट्रिनोज आर न्यूट्रल, ठीक है कि नहीं? एक मिनट हमने कौन से पहले 4 याद रखनी है? प्लैनेट अर्थ जी, हाँ हमने कौन से पहले 4 चीजें याद रखनी है? पहले 4 क्वार्क्स, यानी 2 क्वार्क्स और 2 एंटी क्वार्क्स और 2 लेप्टॉन्स और 2 एंटी लेप्टॉन्स याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं याद रखना। एक सेकंड ऊपर के एक सेकंड बता देते हैं यार मैंने कहा आपने सिर्फ ये अप क्वार्क याद रखना है, डाउन क्वार्क याद रखना है और इनके एंटी क्वार्क्स याद रखने हैं। ओके, पहले ये याद रखने, अप डाउन, और इधर भी सिर्फ आपने ये याद रखने, इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी इलेक्ट्रॉन और इनके साथ उनके एसोसिएटेड न्यूट्रिनोस, बाकी नहीं। लेकिन मैंने लिखे सारे इसलिए कि आपको पता हो कि हैं 6 हैं, 6 क्वार्क्स हैं, 6 एंटी क्वार्क्स हैं, 6 लेप्टॉन्स हैं, 6 एंटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे होते हैं ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर। अब यहाँ पर बात ये थी कि इसमें कंपोजिट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। जो पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है वो हेड्रॉन है, अदर देन ये सारे अभी उसमें बात कर रहे हैं हम लोग। तो लेप्टॉन्स हैं, लेप्टॉन्स तो भी आपने पढ़े हैं। और हेड्रॉन्स क्या होते हैं? हेड्रॉन्स जो होते हैं बड़े पार्टिकल्स होते हैं। हेड्रॉन 2 तरह के होते हैं, बैरियॉन्स और मीजॉन्स, ठीक है कि नहीं है? बैरियॉन्स पर आ जाए, जो पर्पल में लिखा हुआ है। बैरियॉन्स वो होते हैं जो या तो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं या 3 एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बैरियॉन्स, ठीक है ना? प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बना है। कैसे, ये फिलहाल आज का हमारा डिस्कशन नहीं। न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन से मिलकर बनता है, कैसे, ये हमारा डिस्कशन नहीं। और एंटी न्यूट्रॉन में देख लें, एंटी अप और 2 एंटी डाउन होंगे। एंटी प्रोटॉन में 2 एंटी अप और 1 एंटी डाउन होंगे, ठीक है कि नहीं? और इधर देखें मीजॉन्स क्या है? मीजॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स व्हिच आर मेड अप तो मैंने तोड़ के लिखा हुआ है, व्हिच आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। फेमस मीजॉन आर अप और एंटी डाउन मिले तो पाई प्लस बनता है, इन्हें पाई मीजॉन्स कहते हैं। एंटी अप और डाउन मिले तो इसको पाई नेगेटिव मीजॉन कहते हैं। केऑन्स वो हैं जो अप और स्ट्रेंज पार्टिकल मिले तो के मीजॉन बनता है। ज़ाहिर है ये क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बने, यानी क्वार्क और एंटी क्वार्क ज़ाहिर है एंटी पार्टिकल है तो दोनों मिलकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मीजॉन्स बनते साथ ही थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाते हैं। अब आ जाए, प्रोटॉन इज अ फेमस बैरियन मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स। क्यों, ये नहीं हम बताएंगे। प्रोटॉन हेड्रॉन भी है। क्यों हेड्रॉन है? क्योंकि बैरियन हेड्रॉन की सब क्लास है। प्रोटॉन फर्मियन भी है, ठीक है कि नहीं है? फर्मियन क्यों है? क्योंकि बेसिक सारे कंपोजिट पार्टिकल्स फर्मियन थे। प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है, ठीक है? प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल, ठीक है? प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल एंड प्रोटॉन इज नॉट लेप्टॉन, क्योंकि लेप्टॉन फैमिली से इसका तल्लक नहीं है और ये बोसॉन भी नहीं, ठीक है कि नहीं? ठीक है जी। आए जनाब, अब प्रोटॉन के बारे में देखते हैं कि प्रोटॉन अप, जो अप क्वार्क होता है उसका चार्ज +2/3 ई होता है। ई आपको पता ना वो नंबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है कि नहीं? और चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क क्या होता है? -1/3 ई होता है। तो ये अब आपने याद कर लेना, ये चार्ज इतने क्यों हैं, कहां से आए हैं, किस वजह से ऐसे हुए, ये अपने हमारे एजेंडा नहीं है। वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग। बहरहाल ये इनके चार्जेस हैं। आप क्वार्क का चार्ज दिखा है 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और डाउन क्वार्क -1/3 ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अब आप देखें तो पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रूव करें कि जी चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई है। तो आपने क्या करना है जी कि चूंकि क्वार्क प्रोटॉन 2 अप क्वार्क से मिलकर बना है और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, तो आप क्या करें कि जी अप क्वार्क के चार्ज को यहां रखें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करें, और डाउन क्वार्क को यहां रखें और 2 2s are 4, तो ये इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये कट के ई आ जाता है। पता चला कि प्रोटॉन का चार्ज ई है, यानी 1.6 × 10⁻⁹ है। तो ये वो कहते हैं प्रूव करें, ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि अप क्वार्क्स के चार्ज
चार्जेस और डाउन क्वार्क्स के चार्जेस को कैलकुलेट करके प्रूव करें कि प्रोटॉन का चार्ज ई है। तो आपको वैसे पता है, सिंपल सी ये वर्किंग है, ये मैंने आपके सामने कर दी। फिर वो कहते हैं जी कि न्यूट्रॉन क्या है, इज मेड अप ऑफ 2 डाउन एंड 1 न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क। कैसे, क्यों, वजह ये हम नहीं डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन इज अ बैरियन, ज़ाहिर है बैरियन में से, बैरियन के होते हैं जिनमें 3 क्वार्क्स या 3 एंटी क्वार्क्स होते हैं, और बैरियंस जो के हेड्रॉन्स में से, ठीक है कि नहीं, और बैरियंस और सारे जो बैरियंस हैं वो फर्मियंस हैं। तो न्यूट्रॉन इज नॉट फंडामेंटल एंड इट इज नॉट अ बोसॉन, बोसॉन भी नहीं है, और ये ना ही लेप्टॉन है, ठीक है कि नहीं। और फिर इसका चार्ज उन्होंने कहा प्रूव करें कि जीरो होता है। तो आपने एक आपका चार्ज लिया, एक आपका चार्ज ये आ गया जनाब आपके पास, ये आपका चार्ज +2/3, डाउन का चार्ज -1/3, दूसरे डाउन का चार्ज जो है -1/3, सिंप्लीफाई करें तो जीरो आ जाता है, ठीक है कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में क्या फर्क होता है जी। हेलो बेटा, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन में जो होता है वो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, केमिकल हाँ रिएक्शन में नहीं होता। हाँ, केमिकल रिएक्शन जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स शेयर एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स, रीग्रुपिंग ऑफ एटम्स अकर, बट नथिंग हैपेंस टू न्यूक्लियस। आपके केमिस्ट्री के सर आपको ये नहीं बताएंगे कि फलां न्यूक्लियस के अंदर ये कुछ हुआ, वो बाहर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर ही गुफ्तगू करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं कि इन न्यूक्लियर रिएक्शंस एवरीथिंग हैपेंस विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिके यानी न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा का एमिट होना, फिशन का होना, फ्यूजन का होना, ट्रांसम्यूटेशन का होना। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है कि एक एलिमेंट के न्यूक्लियस को दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करते हैं और फोर्स्ड फ्यूजन करते हैं। फोर्स फ्यूजन करके नए नए एलिमेंट्स बनाते हैं। जिस तरह देखें, ये कैलिफोर्नियम में कैल्शियम मारकर उन्होंने ऑक्समेनियम में एक एलिमेंट है वो बनाया जिसके प्रोटॉन नंबर 118 है। तो ये सारे रिएक्शंस जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। अब आ जाए जी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर। आपका तकलीफ का टाइम खत्म हो रहा है और आसानी का टाइम अब शुरू हो रहा है जनाब। न्यूक्लियन, प्रोटॉन और क्लास है कितनी लंबी जी, क्लास और कितनी देर तक है? बस ये आज खत्म करते हैं उसको। रेडियोएक्टिविटी इज गोइंग टू एंड नाउ। ओके हाँ, न्यूक्लियन क्या है जी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मुश्किल चीज खत्म होगी बेटा, अब आसान चीज है। ये ओ लेवल की रेडियो एक्टिविटी रह गई है जब हमने जल्दी जल्दी करनी है। आप हाफ लाइफ आपके सिलेबस में नहीं है, ये कम से कम एएस में नहीं है। अब डेस्टिनेशनें रह गई, ये जल्दी जल्दी देखते जाएं। न्यूक्लियन क्या होता है बेटा? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो न्यूक्लियन है। और वो कौन है? वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये देखे पॉइंट 1 में दिया है। आगे चले जी, न्यूक्लियन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिला लें तो उसे न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। अच्छा, प्रोटॉन नंबर ऑफ ए पार्टिकल क्या होता है? प्रोटॉन नंबर ऑफ अ पार्टिकल ये होता है कि उसका चार्ज किसी प्रोटॉन के चार्ज से कितना ज्यादा है। तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 1। प्रोटॉन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है कि नहीं। प्रोटॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है? 1, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही होता है। प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? -1, इसलिए कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0। प्रोटॉन नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रिनोस क्या है? 0, क्योंकि उनके पास चार्ज ही नहीं होता। आइसोटोप क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट किस तरह होता है? एक्स उसका सिंबल है, ऊपर न्यूक्लियन नंबर लिखा होता है, नीचे प्रोटॉन नंबर लिखा होता है। देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, आपको पता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम में 1 प्रोटॉन और उसके गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ड्यूट्रियम में 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके गिर्द 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। और ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उनके गिर्द रोटेट कर रहे हैं। Some isotopes are stable and some are unstable and decay to some stable isotope of other element by emitting radiations, ठीक है। अब आया मिनट, वो जो आपने वो यानी चार्ज प्रोटॉन नंबर वो होता है चार्ज ऑफ क्या डिवाइड बाय चार्ज ऑफ व्हाट? उसका फॉर्मूला आपने एक लिखा होता है एक तरह का, चार्ज ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो उससे पता चल जाएगा उसका प्रोटॉन नंबर क्या है। अच्छा, चार्ज ऑफ यानी कि अगर अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन नंबर निकालना है तो चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिवाइड बाय चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। वो जाहिर है उसके पास 2 प्रोटॉन है तो वो 2 ही आएगा उसकी, ठीक है कि नहीं। अच्छा, ये देखें, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना।
Alpha particle is one of the 3 invisible dangerous radiations. The list includes beta particles and gamma radiations. अब ये देखें सिंबल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है. सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल ये 4. आप हीलियम को भी एज एन अल्फा पार्टिकल के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अल्फा सिंबल अल्फा पार्टिकल के सिंबल ऑफ नोटेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या है. अल्फा ये चीज भी है, और ये देखें ये चारों चीजें आप एज एन सिंबल ऑफ अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं. प्रोटॉन के लिए आप प्रोटॉन पी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी. हाइड्रोजन का एच जो है वो प्रोटॉन को भी रिप्रेजेंट करता है. और इलेक्ट्रॉन के लिए ये 6 के 6 सिंबल चलेंगे. ये 6 के 6 चीजें इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं. पॉजिट्रॉन के लिए ये 6 सिंबल्स, और न्यूट्रिनोस के लिए ये 6 सिंबल्स. मुझे बताएं कोई इसमें इशू तो नहीं है. हेलो जी बेटा. नो सर. ठीक है. अब देखें ये टिपिकल डिके इक्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है. क्या आपको पता है जो चीज भी एलिमेंट अल्फा पार्टिकल एमिट करता है उसका 2 प्रोटॉन उसमें कम हो जाते हैं और 2 क्या हो जाते हैं बेटा, न्यूट्रॉन कम हो जाते हैं. ऐसा है कि नहीं? 4 न्यूट्रॉन्स कम होते हैं जी. सर. तो उसके 2 प्रोटॉन कम होते हैं और 2 न्यूट्रॉन कम होते हैं. ओवरऑल न्यूक्लियर नंबर उसका बाय 4 डिक्रीज करता है. ओके सर, करेक्ट. बीटा नेगेटिव डिके क्या है? व्हाट इज बीटा नेगेटिव डिके? इन एन अनस्टेबल न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाइड, यानी एक ऐसा न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड कहते हैं पर्टिकुलर न्यूक्लियस को जो रेडिएशन एमिट करना चाह रहा है, जो अंडर डिस्कशन है. In an unstable neutron-rich nuclide, a neutron converts into proton plus electron plus anti-electron neutrino. ये देखिए, ये आपके सामने उसकी जनरल डिके इक्वेशन लिखी गई है. ये उसकी जनाब एक जनरल डिके इक्वेशन है. और ये देखिए ये कार्बन है. कार्बन के पास 14 कार्बन और ये 6 है. इसमें से होता क्या है इसके न्यूक्लियस के अंदर? कार्बन के अंदर क्या होता है जी? एक 8 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन. तो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में. यहाँ 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन हो जाते हैं. और प्लस एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, और साथ उसके एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. यानी बीटा पार्टिकल के साथ पॉजिट्रॉन का न्यूक्लियस न्यूट्रिनो एमिट होता है और पॉजिट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो एमिट होता है. ये याद रखने वाली बात. और इनसाइड द न्यूक्लियस क्या हो रहा होता है? न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा होता है, और बीटा और नेगेटिव साथ होता है एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. और इसमें देखिए ये रिएक्शन दोबारा लिखा है हमने. तो पार्टिकल्स विद पर्पल कलर लीव द न्यूक्लियस एज दे डू नॉट फील न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स. ये कलर के स्पेलिंग क्या होते हैं यार, बता सकते हो मुझे कि नहीं? कलर के CLOUR COLOUR. ठीक. लीव द न्यूक्लियस, दे डू नॉट. जो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है वो उसका वो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कोई चीज होती है, सिर्फ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है? बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी होता है. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन के साथ एमिट होता है. दोनों एक दूसरे. सर आप दिखा सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, उन दोनों के सिंबल्स डिफरेंट हैं या उनके सेम सिंबल्स हैं? ये देखो, ये निशान होता है न्यूट्रिनो का जो V होता है. ओके. ठीक है. इसके साथ नीचे छोटा सा E डाल दो तो ये वो न्यूट्रिनोज हैं जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है. और इनमें से एक के ऊपर डैश डाल दो तो ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. ये एमिट होता है पॉजिट्रॉन के साथ, और ये एमिट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ. सर तो आप ओके सर, तो आप इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, ये आपने इसका नीचे -1 लिखा हुआ है, तो ये नजर आता है कि ये पॉजिट्रॉन नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसके साथ एक एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलता है. हाँ बिल्कुल ठीक है कि नहीं. तो अब आप देखें, सम ऑफ रेड नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट इक्वल टू द सम ऑफ रेड नंबर्स ऑन द राइट हैंड साइड. ये देखिए ऊपर वाले जो ये नंबर होते हैं ना, ये वाले, ये 1 + 0 ये इस 1 के बराबर होने चाहिए. और देखें ये 1 और ये -1, इनका सम, इन तीनों का जो सम है ब्लू नंबर्स का, इसके बराबर होना चाहिए. ठीक है ना, ठीक है ना. और ऊपर वालों का सम बराबर होना जरूरी है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर है. और नीचे वालों का सम बराबर होना जरूरी है क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है ना. ये देखें, कोई मसला तो नहीं बेटा? हेलो. नो सर.
इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है, बेरियंस और ये हेड्रॉन्स और वगैरह वगैरह। बेटा all beta negative emitter get one additional proton and get promoted to one next element in the periodic table. देखिए अब कार्बन ने बीटा नेगेटिव एमिट किया तो वो नाइट्रोजन बन गई और नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल में बस वन नेक्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह से फास्फोरस ने एक बीटा पार्टिकल एमिट किया तो वो सल्फर में कन्वर्ट होगी और सल्फर पीरियोडिक टेबल में फास्फोरस से एक स्टेप आगे। तो हर वो चीज जो बीटा नेगेटिव एमिट करती है वो पीरियोडिक टेबल में वन नेक्स्ट एलिमेंट बन जाती है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ क्वार्क कंटेंट बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है? बीटा नेगेटिव डिके में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो जरा गौर से देखें हुआ क्या है जी। क्या आप गौर से देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन के पास था एक अप और दो डाउन थे और प्रोटॉन के पास दो अप और एक डाउन था। तो पता चला कि एक्चुअली न्यूट्रॉन का एक डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क में कन्वर्ट हुआ और साथ ही उसने बीटा नेगेटिव और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट कर दी। कैसे एमिट किया ये हमारी डिस्कशन नहीं कि ये होते क्यों, इरेक्शन कब होते हैं, क्या हो तो होते हैं, क्या वजह होती है, हम इतनी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये सब चीजें क्वांटम की इंतहाई डेप्थ है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डाउन क्वार्क अप क्वार्क में कन्वर्ट हो। इसी चीज को फेनमैन डायग्राम में यहाँ बड़ा क्लियरली दिखा, दो डायग्राम्स बनाई। पहली में जरा लेफ्ट वाली में देखें, में दिखाया गया कि ये न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इसने एक पार्टिकल ग्रीन कलर में एमिट किया। वो कौन सा पार्टिकल ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे वो है, वो बोसॉन है, एक W नेगेटिव बोसॉन। बोसॉन से एक इलेक्ट्रॉन बन गया और साथ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो बन गया। और फिर इसी रिएक्शन को राइट पे ज्यादा डिटेल में दिखाया गया कि न्यूट्रॉन के पास एक डाउन क्वार्क था, वो डाउन ही रहा, और न्यूट्रॉन के पास एक अप क्वार्क था, वो अप ही रहा। जो रेड में दिखाया गया कि न्यूट्रॉन के पास एक डाउन क्वार्क था जिसने एक बोसॉन एमिट किया और बोसॉन एमिट करके वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट, अप क्वार्क में कन्वर्ट हो गया और वो बोसॉन आगे जाकर इलेक्ट्रॉन में और उसमें कन्वर्ट हुआ एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में। ठीक है कि नहीं? इधर जो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के नीचे में छोटा सा ई नहीं दिखा रहा, ये ले। ठीक है, फेनमैन डायग्राम आगे। तो बीटा नेगेटिव इज कंट्रोल्ड, गवर्न्ड एंड हैपेंस ड्यू टू न्यूक्लियर वीक फोर्स, न्यूक्लियर वीक इंटरेक्शन। और जर्नल रिएक्शन ऑफ बीटा नेगेटिव डिके इज दिस, कि बीट ये बन जाता है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो, ठीक है, शाबाश बेटा। जो तीन बैठे हुए ना मेरी क्लास में, अल्लाह पाक इनके बड़े दर्जे करे और अल्लाह पाक फिजिक्स को इनके लिए आसान कर दे और अल्लाह पाक इन पर आसानियां नाजल करे। और तुम तीनों जो पेपर में जो पढ़ के जाओ ना, जो पढ़ के जाओ वही पेपर में आए, तुम्हें लक फेवर करे। ठीक है कि नहीं? व्हाट इज बीटा प्लस डिके? बेटा बीटा प्लस डिके क्या है? पॉजिटिव पॉजिट्रॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। अ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा? पॉजिट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो दो पार्टिकल्स है ना, ये किक्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियस हो जाते हैं, ये जिनको मैं अभी वो कर दूंगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये वाले पार्टिकल्स बेटा न्यूक्लियस से थ्रोन आउट हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं? और किक्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। इन टर्म्स ऑफ क्वार्क कंटेंट्स देखें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो एक अप डाउन में कन्वर्ट हुआ। ये देखें, प्रोटॉन के पास दो अप थे और एक डाउन था, तो न्यूट्रॉन के पास एक अप और दो डाउन थे, तो प्रोटॉन का एक अप असल में डाउन में कन्वर्ट हुआ। फेनमैन डायग्राम के शक्ल में दिखाएं तो ये देखें, मैंने एक ही डायग्राम में सारी सूरत हाल बता दी कि प्रोटॉन का एक डाउन डाउन ही रहा, प्रोटॉन का एक अप अप ही रहा, लेकिन प्रोटॉन का एक अप डाउन में कन्वर्ट हुआ और उससे पहले उसने एक बोसॉन एमिट किया। उस बोसॉन ने जाकर आगे बीटा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट किया। एग्जाम्पल्स ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके ये है, नाइट्रोजन कार्बन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है कि नहीं? पोटेशियम आर्गॉन में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन बोरॉन में कन्वर्ट हो रही है, फ्लोरीन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। अब पॉजिट्रॉन का थोड़ा सा तारफ के पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल एंडरसन इन 1932 in a balloon flight in a balloon flight in upper atmosphere. He was awarded Nobel Prize in 1940 as the first man to discover the antimatter. Positron emitter is demoted one place back in periodic table. जो भी एलिमेंट पॉजिट्रॉन एमिट करता है वो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पीछे चला जाता है।
Bar, what is gamma decay? Inside the nucleus, when proton or neutron jumps deeper in the nucleus from higher energy level to the lower energy level, gamma rays are emitted. During gamma decay, the energy of the parent atom is changed by emission of a photon. फोटोन कहते हैं गैमा रे की बीम को कहते हैं. फोटोन क्या है जी? गैमा रे. द डॉटर एटम इज लोअर इन एनर्जी. अब देखें ये बेरियम है, बेरियम में से गैमा रे निकली है, बेरियम का न्यूक्लियस स्टेबल हो गया. वो ये देखें ये पेरेंट बेरियम, इसने गैमा रे इसके न्यूक्लियस से निकला तो फिर भी बेरियम ही रहा, मगर वो बेरियम ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ये देखें प्लूटोनियम था, प्लूटोनियम के न्यूक्लियस से गैमा रे निकला तो प्लूटोनियम रहा प्लूटोनियम लेकिन ज्यादा स्टेबल हो गया. निकल है, निकल में से गैमा रे निकला तो निकल ज्यादा स्टेबल हो गया. अब ये देखें ये जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेज, ये ओ लेवल की हैं. आपको इनके चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए, इनके मास के बारे में पता होना चाहिए कि मास केजी में क्या है, एक दूसरे से कंपेयर करें तो क्या है, रेंज इन एयर क्या है, 5 to 10 सेंटीमीटर इन एयर बाय अल्फा, अबाउट अ मीटर इन एयर, ये आपने ओ लेवल में पढ़े थे. टिपिकल एनर्जियां क्या है इनकी, ये याद होनी चाहिए कि 4 to 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी. बीटा पार्टिकल की जनरली 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन ज्यादा वाले भी बीटा पार्टिकल्स देखे गए. गैमा रेस की फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी होती है. जूल्स में भी दी हुई है, ये याद करनी है. इनकी स्पीड्स क्या है, ये आपने ओ लेवल में याद की थी. कैन बी स्टॉप्ड बाय, ये भी आपने ओ लेवल में पढ़ा था. डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड भी आपको याद होना चाहिए. फील्ड के स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, मुझे लगता है. मेरे फील्ड के क्या स्पेलिंग होते हैं बेटा? हेलो, IELD. क्या? F IELD. हाँ, शुक्र है. नीचे भी गलत लिखा हुआ है. नीचे भी गलत लिखा है. शुक्र है ना, ये सारी शीट आप लोगों के साथ डिस्कस होगी, वरना ऐसे गलत भेज देता, मैं सारों को कंफ्यूज करता. आयनाइजिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अल्फा पार्टिकल्स बेटा जिधर से गुजरते हैं ना, बहुत ज्यादा आयनाइज करते हैं चीजों को, बहुत ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. कैसे आयन्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये देखें, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है. ठीक है. अब अल्फा पार्टिकल जो है वो यहां से यूं मूव कर रहा है. अब अल्फा पार्टिकल आपको पता है ना, डबल पॉजिटिव चार्ज है. तो जब अल्फा पार्टिकल इस पॉइंट ए पर होता है तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन उसके पीछे जाते हैं, तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स कोई और एटम पिक कर लेता है. फिर मगर अल्फा पार्टिकल नहीं पिक करते. अल्फा पार्टिकल इस एटम के करीब से गुजरते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल के पीछे जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन कोई और एटम पिक कर लेता है. इसे कहते हैं क्रिएटिंग एन आयन पेयर. अब अल्फा पार्टिकल को न्यूट्रल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन अल्फा पार्टिकल मिलियंस ऑफ आयन प्रोड्यूस करता है इन इट्स स्मॉल जर्नी ऑफ 5 to 10 सेंटीमीटर इन एयर. बीटा पार्टिकल्स भी आयनाइज करते हैं. बीटा पार्टिकल्स कैसे आयनाइज करते हैं? ये कोई एटम है, यहां से बीटा पार्टिकल आया, टकराया और उसके इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक दिया. तो अब जो टकरा कर आयनाइज करे उसकी आयनाइजेशन कम होगी, उसकी बनिस्बत उसकी जो पास से गुजर के आयनाइज कर दे. अल्फा तो पास से गुजर के आयनाइज कर देता है. तो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर जो है बेटा, वो क्या है? वो अल्फा पार्टिकल्स होता है, वो आयनाइज करके क्या बनाता है? एक नेगेटिव चार्ज? नहीं, एक एटम को पॉजिटिव कर देता है, एक एटम को नेगेटिव कर देता है, एक के इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को पहुंचा देता है. और जो बीटा पार्टिकल होता है वो बीटा पार्टिकल सिर्फ पॉजिटिव करता है, यानी ज़ाहिर है एक के इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो एटम पॉजिटिव हो जाएगा, वो स्ट्रे इलेक्ट्रॉन कोई और एटम पिक करेगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा. तो इसको ये आयनाइज, यानी सिर्फ या तो किसी को पॉजिटिव करेगा या फिर उसको नेगेटिव करेगा. जी बिल्कुल. और जो दोनों को स्विच कर दे. हाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो एक, इसको कहते हैं क्रिएटिंग एन आयन पेयर. तो अल्फा पार्टिकल मिलियंस ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने छोटे से जर्नी में. बीटा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन बहुत हाई है, लेकिन अल्फा से 1/100 है, और गैमा रेस की आयनाइजेशन बीटा से भी 1/100 है, लेकिन है आयनाइजिंग रेडिएशंस. गैमा रेडिएशंस की गैमा रेस की आयनाइजिंग पावर जो है वो एक्सरे और अल्ट्रावायलेट की निस्बत ज्यादा है, अल्फा बीटा से कम. बेटा ये था रेडियो एक्टिविटी का सारा मामला. आगे भी चल रहा है, आखिरी पॉइंट चल रहा है बेटा, कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन. बस बेटा मैं खत्म करता हूँ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि बेटा सारे जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, वो मोमेंटम को ओबे करते हैं. अगर आपको कोई कहे ना कि ये कोई पार्टिकल था, ये किसी रुके हुए पार्टिकल से टकराया, ये यूं जाके टकराया और उसके बाद ये पार्टिकल इधर चल पड़ा और ये वाला पार्टिकल इधर चल पड़ा, तो आपको पता है कि ये मोमेंटम के अगेंस्ट है.
क्योंकि शुरू में एक मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम इम्पैक्ट के बाद भी इस तरफ को कोई वो होगा, पार्टिकल जाएगा। तो अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसा नजर आए जो किसी उसके अगेंस्ट हो, मोमेंटम के अगेंस्ट हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है ना कि देखिए ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब स्प्लिट होता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है और प्लस एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट होता है जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है जब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटॉन अगर इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो न्यूट्रिनो इधर जाएगा। वो मोमेंटम को, वो लॉ को वेरीफाई करेंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि जी ये न्यूट्रॉन यहाँ खड़ा था, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकला वो इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन निकला वो इधर चला गया, और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकला वो इधर चला गया। मैंने शुरू में मोमेंटम जीरो है और फाइनली इस तरफ को एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, इस तरह कभी भी नहीं होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा फॉलो किया जाएगा। मोमेंटम की कोई भी रिएक्शन जिसमें आप देखें पेपर में, वो आपको कोई क्वेश्चन दे सकता है कि जी ये देखिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर आप देखें वो कोई सिचुएशन डिस्क्राइब करे और इस सिचुएशन में आप देखेंगे मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, मोमेंटम के रूल की वायलेशन हो रही है, कैसे भला? जैसे कोई पार्टिकल यूं आए और फॉर नो रीजन इस तरफ को चल पड़े, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अगेंस्ट है। ये आप कहें जी नहीं ये पॉसिबल ही नहीं। फिर बेटा कभी भी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें चार्ज की कंजर्वेशन वायलेट हो रही है। मिसाल के तौर पर वो कहता है जी न्यूट्रॉन था, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो गया, तो आप देखेंगे न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो। पॉजिट्रॉन बने तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं होगा? अभी सुनो ना, अभी एक बात सुनो, ये मैं वैसे लिख दिया मैंने यार, मैं उसको असल की नहीं लिख रहा। मैं वैसे कह रहा हूं कि पेपर में मुमकिन है वो कोई गलत रिएक्शन देकर आपसे पूछेंगे ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो मैं वो बात कर रहा हूं आपसे, वो सुने। अभी ये मैं कोई रिएक्शन ओरिजिनल नहीं लिख रहा। देखें उसने ये रिएक्शन दिया, कहता है ये रिएक्शन पॉसिबल। आप देखेंगे प्रोटॉन का चार्ज +1 है, पॉजिट्रॉन का चार्ज भी +1 है और न्यूट्रिनो का चार्ज 0 है। तो आप ये चीज देखेंगे ये तो चार्ज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं हो रहा जी। हेलो जी, हेलो बेटा, ये लॉ, यस सर, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, गलत किया है किसी ने। तो पता चला कि आपके सामने कोई रिएक्शन लिखा हुआ हो और वो आपसे पूछे कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो आप उसे इस बेस पर रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं जी इसमें चार्ज वायलेट हो रहा है। मिसाल असल ओरिजिनल रिएक्शन जो है वो आपको पता है एक्चुअली ये है। अब इसमें क्या होता है, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1, न्यूट्रिनो का चार्ज है 0। तो ये आप देखें लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ओबे कर रहा है, ठीक है कि नहीं? ये चीज याद रखें कि ये चीज कभी भी वो नहीं होगी। इसकी इस बिना पर आप रिएक्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियन नंबर, बेटा ऐसा कभी भी कोई नहीं होगा रिएक्शन कि जिसमें बैरियन नंबर खामखा बढ़ रहा हो। मसलन ये देखें, ये दोनों कन्वर्ट हुए किसी एलिमेंट में और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, ये कभी भी नहीं होगा। भला पूछें क्यों? क्योंकि ये देखें ये 2 है, ऊपर 2 न्यूक्लियन नंबर है और यहाँ 3 है, तो 2 + 3 होकर यहाँ 6 नहीं बन सकता। तो आप इस तरह के रिएक्शन को भी रिजेक्ट कर देंगे। वो पूछेगा इस तरह का कोई रिएक्शन पॉसिबल, आप किसी नहीं, सॉरी ये न्यूक्लियन नंबर को वायलेट कर रहा है ये रिएक्शन, ठीक है कि नहीं? ये न्यूक्लियन इस तरह से। और आखिरी बात बेटा कि मास कम हो सकता है, एनर्जी कम हो सकती है, लेकिन इस तरह होगा, ये देखें ए बी से मिला और फर्ज करें सी और डी बन गए। अगर तो ए बी का मास ज्यादा है और सी और डी का मास कम है, तो जो डिक्रीज ऑफ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सी और डी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर फर्ज करें अगर कुछ इस तरह से है, अगर कुछ इस तरह से कि सिचुएशन ये नहीं है बल्कि कुछ इस तरह से है कि ए जो है वो बी से टकराया, न्यूक्लियस और सी डी में कन्वर्ट हो गया, और इन दोनों का टोटल मास बड़ा था और इन दोनों का टोटल मास कम था, m1 जो वाज लेस देन m2, तो बेटा फिर आप ये कहेंगे कि जनाब मास अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर ए और बी की काइनेटिक एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई होगी। किसी रिएक्शन में अकेली एनर्जी कंजर्व नहीं होती और किसी रिएक्शन में अकेला मास नहीं कंजर्व होता, मास प्लस एनर्जी कंजर्व होते हैं। मास डिक्रीज कर रहा है तो कोई चीज काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी या किसी और फॉर्म में रिलीज हो रही होगी। मास इंक्रीज कर रहा है तो कोई एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही होगी। सर अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो फिर फर्स्ट करें, ये देखिए ये 2 प्रोटॉन्स की टक्कर से उन्होंने लेबोरेटरी में ये चीज बनाई, ये चीज बनाई उन्होंने। देखें 2 प्रोटॉन टक्कर आए
और 3 प्रोटॉन और एक एंटी प्रोटॉन बना। तो ये साफ बात है कि इन दोनों प्रोटॉन्स की इनक्रेडिबल काइनेटिक एनर्जी ने नया मास क्रिएट किया। तो इसका मतलब है मास इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, लेकिन फिर वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। तो ये देखें, ये खैर मैंने आपसे वैसे बातें आपके साथ वो की हैं, ये थोड़ा ऐसे भी लॉज हैं पार्टिकल फिजिक्स में, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्मनेस, स्ट्रेंजनेस, बॉटमनेस, टॉपनेस, लेकिन ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, ना ही कोई आपसे पूछेगा। फिर वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तो मैंने सारा आपको बता दिया है, ये मैं आपको वो तो पूरी इसकी कोई पूरी फिजिक्स होनी चाहिए सेपरेट, इसको पूरा एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाना चाहिए, न्यूक्लियर फिजिक्स नाम का। वो तो सारे हैं, आप सारी वो तो है। नहीं, ए लेवल में भी फिजिक्स को भी तोड़ना चाहिए, एक इलेक्ट्रोफिजिक्स, एक कोई मैकेनिकल फिजिक्स और एक ये न्यूक्लियर फिजिक्स।